In today's video, we are going to discuss about the historical background of Indian Constitution. भारत का संविधान एक्चुअली में एक शॉर्ट प्रोसेस नहीं थे। इसके पीछे कुछ आइडियोलॉजी रही थी, कुछ एक्ट्स थे जिनके थ्रू हमने आइडियाज़ लेकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। इसकी हिस्ट्री के साथ साथ आप इनके बारे में समझते चलेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर एम लक्ष्मीकांत की बुक से लिया है और यहाँ से ही मैं पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि ये हर एक कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बनाई गई बुक है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रिटिशर्स कम इन इंडिया इन 1608 एज ए ट्रेडर। आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने भारत में एज ए ट्रेडर एंट्री की थी, वो भी 1608 में। उसके बाद चार्टर इनको प्रोवाइड किया गया था 31 दिसंबर 1600 की रात को क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। अब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ब्रिटिश क्राउन की क्वीन है, वहाँ पर इन्हीं का शासन रहता है। तो इन्होंने 31 दिसंबर 1600 की रात को ब्रिटिशर्स को एक चार्टर दिया, एक राइट्स दिए, कुछ राइट्स दिए दैट यू कैन ट्रेड ऑन द इंडियन टेरिटरी ऑल्सो। तो इंडियंस पहुँच गए पुर्तगालीज के पीछे पीछे इंडियन टेरिटरी पर ट्रेड करने के लिए। और ये जो सारी हिस्ट्री है यू कैन लर्न इन द स्पेक्ट्रम फर्स्ट चैप्टर। आप हिस्ट्री में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। और ये जो मैं लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये लेक्चर सीरीज हर एक जनरल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंटर का हो, सभी के लिए है। इसके बाद इनको दीवानी राइट्स मिल गए थे ब्रिटिशर्स को 1765 में। और 1765 में जो दीवानी राइट्स इनको मिले थे, इन दीवानी राइट्स के थ्रू इनको बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में दे कैन ईजिली ट्रेड ऑन दैट टेरिटरीज। वहाँ पर वो अपने रेवेन्यूज़ भी जनरेट कर सकते थे। उन्हीं लोगों से रेवेन्यू जनरेट करके, उन्हीं से पैसा लेकर के, उन्हीं से सामान खरीद करके और उसी सामान को वो अपने क्राउन के पास, अपने टेरिटरी पर भेज देते थे, अपने मुल्क भेज देते थे। अब इससे होता था क्या, इनका डायरेक्ट बेनिफिट होता था। और ये इन्होंने इन दीवानी राइट्स के थ्रू ही यहाँ पर टेरिटोरियल पावर को भी एक्वायर किया था। दीवानी राइट्स फर्रुखसियार ने दिए थे, आप सभी जानते हैं, इसके बारे में आप हिस्ट्री में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम दो पार्ट्स में सेपरेटली स्टडी करेंगे, द कंपनी रूल एंड द क्राउन रूल। कंपनी रूल रहा था 1773 से 1858 तक। उसके बाद जो क्राउन रूल है वो 1858 से 1947 तक। हम सबसे पहले आज हम कंपनी रूल की स्टार्टिंग करेंगे और इसमें थोड़ा सा हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। और धीरे धीरे करके हम इसके और भी एक्ट्स को पढ़ते जाएंगे। इस सीरीज़ के अंदर हम पूरी की पूरी एम लक्ष्मीकांत बुक को कंप्लीट कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट निकाला गया था 1773 में ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ये पहला स्टेप कहा जा सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लिया है। क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। यानी कि ये चाहते थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना ट्रेड कर रही है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल रहे। हम जैसे रेगुलेशंस, जैसे एक्ट पास करें, जैसे उनको कहें वो वैसे ही करें। तो ये पहला स्टेप है, पहला एक्ट है, आप याद रखें 1773 का। उसके बाद इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ ये हुई कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और फर्स्ट बनने वाले कौन थे, लॉर्ड वारन हेस्टिंग। जनरल कॉम्पिटिशन्स में, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो आप सीधा आंसर करेंगे लॉर्ड वारन हेस्टिंग। ये उन कंपटीशन की बात है जिनमें नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर इससे थोड़ा सा ऊपर की बात करें हम, तो आपसे पूछा जा सकता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो डेजिग्नेशन है वो किस एक्ट के थ्रू चेंज किया गया था। देन यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस विद द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इजी। नेक्स्ट, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लिसन केयरफुली। आज हमारे इंडिया में जो भी टेरिटरी है, इंडिया की जितनी भी टेरिटरी, उसमें स्टेट इंक्लूडेड है। स्टेट से मिलकर के इंडिया बना है, लेकिन पहले स्टेट्स नहीं हुआ करती थी, प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। हर एक प्रेसिडेंसी का अलग से खुद का रूलर होता था। उसी प्रकार से जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे
उनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया, उनको मिला दिया गया, उनको अंडर कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। इससे पहले, इस एक्ट से पहले वो अलग अलग काम करते थे अपना सारा, लेकिन उनको अब मिला दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर। इसकी क्या आइडियोलॉजी थी वो हम धीरे धीरे करके समझते जाएंगे, और इन ब्रिटिशर्स का क्या यहाँ पर काम था, और ये किस तरीके से अपने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की तरफ बढ़ रहे थे, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ रहे थे, वो उनको हम समझते चलेंगे। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इस एक्ट के जरिए ही शुरुआत की थी सुप्रीम कोर्ट की, और वो भी 1774 में, और कलकत्ता में हुई थी। आप हमेशा याद रखना, जो हमने जुडिशरी में जो आइडिया लिया है सुप्रीम कोर्ट का, वो ब्रिटिशर्स के इसी एक्ट के थ्रू लिया है, और वो है सुप्रीम कोर्ट का बनना 1774 में कलकत्ता में। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है इस एक्ट का। उसके बाद प्रोहिबिट द प्राइवेट ट्रेड एंड ब्राइब ऑफ द मर्चेंट्स। देखिए, ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत। ये चाहते थे कि करप्शन ना हो। जो भी लोग ये सॉरी मर्चेंट नहीं आएगा या सर्वेंट आएगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कि जो भी लोग, जो भी सर्वेंट वहाँ काम करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उन सर्वेंट्स को कोई भी उनके साथ करप्शन ना हो। वो क्या क्या करते थे कि अपने नेटिव से पैसे लेकर के उनका काम पहले कर दिया करते थे। इससे क्या होता था, करप्शन होता था। तो ये नहीं चाहते थे कि करप्शन हो, इसलिए दे कम्प्लीटली बैन ए प्रोहिबिट ऑन द ब्राइब ऑफ द सर्वेंट्स। और ये चाहते थे कि जो कंपनी में काम करने वाले सर्वेंट्स हैं वो कहीं और बिजनेस ना कर पाए, है ना। ये डोमिनियन में रखना चाहते थे किसको, अपने ट्रेड को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके अलावा कोई कंपटीशन ना होना चाहिए, इसलिए इन्होंने प्राइवेट ट्रेड को बंद कर दिया। फिर इसी एक्ट के जरिए इन्होंने रिक्वायर किया, या फिर कहूँ तो कंट्रोल किया, ऑन द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। सिंपली समझिए कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि चलाता है, जो गवर्न करता है, जो रेगुलेट करता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ये सारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो कंट्रोल में हो गया था इस एक्ट के बाद में। किसके अंडर में, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में। तो हम ये समझ सकते हैं इस एक्ट के ज़रिए कि ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि हम पूरे के पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी को हम एक्वायर करें, हम अपने कंट्रोल में रखें, हम कुछ नियम इनके पास भेजते रहें, और उन नियम को ये पालन करते रहें, और धीरे 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 ये अपना काम करते रहें। देखिए, ये कुछ वैसी ही बात है जैसे हम किसी स्कूल में करते हैं। स्कूल में क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल रेगुलेट करता है, अप्लाई करता है रूल्स को टीचर्स पर, ताकि टीचर्स उनके अंडर में उनके हिसाब से काम कर सकें और अच्छे से स्कूल मेंटेन रहे। वैसे ही ये भी कोशिश कर रही थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट वहाँ बैठी थी इंग्लैंड में, वो यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट्स के ज़रिए, कहूँ तो एक्ट्स के ज़रिए, यहाँ पर अमेंडमेंट्स के ज़रिए इनको बताती रहती थी कि आपको क्या करना है। कुछ रूल्स भेजते रहते थे और रूल्स इनको मानने होते थे। तो ये कुछ 6 बातें इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इनके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन फाइट ईच एंड एवरी जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स विच इंक्लूडेड दी पॉलिटी सेक्शंस एंड दी जीएस सेक्शंस। सो इसी सीरीज़ में हम पूरी लक्ष्मीकांत बुक को कवर करेंगे, और कहें तो पूरी पॉलिटी पढ़ेंगे, चाहे वो बेस किसी भी किताब का हो, पर सारी पॉलिटी हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इसी सीरीज़ से इसको देखना स्टार्ट किया तो वेल एंड गुड, वरना आप अच्छे से सीरीज़ में कंटिन्यू रहिए। हम धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को कंप्लीट करते चलेंगे। थैंक यू सो मच।